हेलो बच्चों, उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। आज से हम क्लास 12 फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर है स्थिर वैद्युत की, इलेक्ट्रोस्टैटिक विद्युत, जिसमें पहला टॉपिक है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश में देखिए दो शब्द आ रहे हैं, एक तो पहला आ रहा है विद्युत और दूसरा आ रहा है आवेश। तो हम जानेंगे कि विद्युत क्या होता है। तो विद्युत को अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो विद्युत किसी भी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वो किसी भी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है या प्रतिकर्षित करती है। बात एक बार फिर से सुनिए कि विद्युत किसी भी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह किसी भी वस्तु को आकर्षित करती है या प्रतिकर्षित करती है, और जिसके कारण ये गुण आता है, जिस चीज के कारण ये गुण आता है वो कहलाता है आवेश। तो यानी आवेश के कारण किसी भी पदार्थ में वो शक्ति आ जाती है, वो ताकत आ जाती है जिसके कारण वो किसी भी वस्तु को अपनी तरफ खींच सकती है या दूर ले जा सकती है। और जब ऐसा गुण किसी पदार्थ में आ जाता है तो हम कहते हैं कि यह पदार्थ क्या हो गया, यह पदार्थ विद्युतमय हो गया। हमको इंटर में विद्युत को दो भागों में बांट कर पढ़ना है। विद्युत को दो भागों में बांट कर पढ़ना है। पहला ये कि जब हमारा आवेश स्थिर अवस्था में है, कहीं एक जगह रेस्ट पोजीशन पे है, विराम अवस्था में है, और दूसरा जब हमारा आवेश फ्लो कर रहा है, जब हमारा आवेश यानी बह रहा है, यानी फ्लो ऑफ चार्ज, आवेशों का बहना। जब आवेश विराम अवस्था में यानी स्थिर अवस्था में होता है तो उसी को हम कहते हैं स्थिर वैद्युत की। और जब आवेश बहने लगता है तो वो क्या हो जाता है, वो करंट हो जाता है, यानी विद्युत धारा हो जाती है। तो आगे हमें विद्युत धारा भी पढ़नी है। फिलहाल हमें स्थिर वैद्युत की का एक चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है वैद्युत आवेश। तो हमने कहा कि आवेश के कारण ही किसी पदार्थ में वह शक्ति आ जाती है जिसके कारण वह वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है। इसकी खोज आज से लगभग 2500 वर्ष पहले थेल्स नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने खोज किया। और उन्होंने क्या कहते हैं, एक आबनूस की छड़ को ऊन से रगड़ा और फिर क्या कहते हैं हल्के कागज के टुकड़ों को उठा के देखा, तो उन्होंने देखा कि आबनूस की छड़ जो थी वो क्या कहते हैं कागज के टुकड़े को अपनी तरफ चिपका लेती है। तो उस समय उन्होंने ये बताया कि विद्युत किसी भी पदार्थ का वह गुण है जो किसी भी वस्तु को, अपने से हल्की वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करता है। लेकिन धीरे धीरे जब हमारे प्रयोग बढ़ते गए और हम विज्ञान के बारे में और जानते गए तो हमें ये पता चला कि ये केवल आकर्षित ही नहीं करता है, ये प्रतिकर्षित भी करता है। और इसी के हिसाब से उन्होंने कह दिया कि आवेश जो होता है वो दो प्रकार का होता है। आवेश जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है धन आवेश, पहला धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। पहला धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। पहला धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। धन आवेश यानी समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो आप सब ये सारी चीजें आपने हाई स्कूल में पढ़ी होंगी, इसके बारे में बहुत डिटेल में हम नहीं जाना चाहते। तो आप ये जानेंगे कि आवेश दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश होता है और दूसरा ऋण आवेश होता है। अब ये आवेश, कोई भी वस्तु आवेशित होती कैसे है, किसी भी वस्तु को आवेशित कैसे किया जा सकता है। तो किसी भी वस्तु को आवेशित या चार्ज करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जिसका एक पहला तरीका है घर्षण द्वारा। घर्षण द्वारा किसी भी वस्तु को हम आवेशित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने बचपन में एक प्रयोग सुना होगा कि आप क्या कहते हैं स्केल को बाल पे रगड़ते हैं और फिर कागज के टुकड़े को इसे उठा करके देखते हैं तो कागज का टुकड़ा उस स्केल से चिपक जाता है। तो जब हम स्केल को बाल से रगड़ते हैं यानी घर्षण करते हैं तो घर्षण के कारण उसमें एक ताकत आ जाती है और हम कहते हैं कि हमारा स्केल जो है वो विद्युतमयी हो गया है या आवेशित हो गया है और उसके कारण उसके अंदर एक बल लगाने की ताकत आ गई है। तो ये तो कहानी थी आवेश की। अब इसमें अगला एक हेडिंग है कि इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या होता है?
तो इसके बारे में भी आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या होता है। तो आप जानते हैं कि दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी पदार्थ हैं, सभी परमाणुओं से मिलकर बने हैं। किससे मिलकर बने हैं? परमाणुओं से मिलकर बने हुए हैं। और परमाणु का जो बीच वाला भाग होता है, जिसे हम केंद्रक कहते हैं या नाभिक कहते हैं, उसमें क्या होता है भाई? उसमें प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन एक उदासीन कण होता है। इसके चारों ओर की कक्षाओं में एक अन्य प्रकार का पदार्थ घूमता रहता है, एक अन्य प्रकार का कण घूमता रहता है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। और इस पर ऋण आवेश होता है, इस पर ऋण आवेश होता है। यानी उदासीन अवस्था में, नॉर्मल अवस्था में सभी वस्तुओं में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो अतः हम कह सकते हैं कि सामान्य अवस्था में किसी वस्तु पर जितना धन आवेश होता है उतना ही ऋण आवेश होता है। लेकिन जैसे ही हम इसको किसी मान लेते हैं कि एक परमाणु ये है, एक परमाणु ये है, इसमें मान लेते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी मान लेते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन इसमें है तो सिंपल सी बात है 6 प्रोटॉन भी इसमें होंगे और इसमें भी 6 प्रोटॉन ही होंगे। जब हम इन दोनों को आपस में रगड़ेंगे, घर्षण कराएंगे तो क्या होगा? या तो इधर का इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा या तो इधर का इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा। सपोज कीजिए कि अगर इधर का इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया तो इसके पास बचा 5 इलेक्ट्रॉन, इसके पास बचा 5 इलेक्ट्रॉन और इसके पास हो गया 7 इलेक्ट्रॉन, इसके पास हो गया 7 इलेक्ट्रॉन, इसके पास बचा 5 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है। यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या कम है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है। तो हम क्या कहेंगे? कौन सा धन आवेशित और कौन सा ऋण आवेशित? तो जिधर देखिए यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा है यानी माइनस की संख्या कम है और प्लस की संख्या ज्यादा है, तो सिंपल सी बात है कि ये पॉजिटिव चार्ज यानी इस पर धन आवेश होगा। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है, प्रोटॉनों की संख्या कम है यानी माइनस की संख्या ज्यादा है, तो ये माइनस चार्ज हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि अगर ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अगर ये वाला एटम इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है यानी इसके पास पॉजिटिव चार्ज हुआ, और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो इसके पास नेगेटिव चार्ज हुआ। तो जो प्रोटॉन देता है यानी डोनर पॉजिटिव होता है और गेनर नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो ये कहानी थी धन आवेश और ऋण आवेश की, और इसी को हम इलेक्ट्रॉन सिद्धांत भी कहते हैं। अब आते हैं कि चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलॉम चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन यानी 1e बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। कूलॉम इसकी क्या कहते हैं? आवेश की मापने की इकाई होती है। आवेश को हम कूलॉम में ही मापते हैं। तो ये कहानी थी हमारी आवेश की। अब आते हैं जो इस चैप्टर का सबसे मुख्य और सबसे पहला हेडिंग है, वो है कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम। कूलॉम एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बताया कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल का मान कितना होगा, इसकी खोज कूलॉम ने बताया। तो यहाँ पर हम एक चीज और आपको ध्यान दिलाना चाहेंगे कि यहाँ पर अभी हम बात करेंगे बिंदु आवेश की। बिंदु आवेश क्या होता है? जैसे मान लीजिए, या बिंदु आवेश दो चीजों पर निर्भर करता है। बिंदु आवेश का मतलब या तो आवेश बहुत छोटा हो, तब तो हम उसे बिंदु आवेश कह सकते हैं, या तो अगर आवेश जिसमें आवेश है उसका साइज बहुत बड़ा हो लेकिन उनके बीच की दूरी बहुत अधिक हो। जैसे सपोज के लिए मान लेते हैं कि पृथ्वी और सूर्य,
पृथ्वी और सूर्य, अगर हम पृथ्वी और सूर्य को दोनों को चार्ज कर दें तो लेकिन इनके बीच की जो दूरी इतनी अधिक हो जाती है तो जिसके कारण हम दोनों को बिंदु आवेश मान सकते हैं। तो कूलाम ने हमें यही बताया कि दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाले बल का मान कितना होगा। आवेश की एक क्वालिटी और भी होती है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। यदि किसी वस्तु को चार्ज किया जाए यानी आवेशित किया जाए, मान लेते हैं ये कोई वस्तु है जिसको हमने चार्ज किया, प्लस चार्ज कर दिया, धन आवेश दे दिया इसको, तो इसका एक गुण होता है कि इसके चारों तरफ एक वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। इसके चारों तरफ एक वैद्युत बल रेखाएं कहती हैं, जिसे हम विद्युत क्षेत्र भी कहते हैं। इसी के कारण ये किसी दूसरे वस्तु पर बल लगाता है। तो विद्युत क्षेत्र अभी आगे आएगा जिसको हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आप अपने दिमाग में अभी ये डाल लीजिए कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है, कोई भी चार्ज वस्तु है, आवेशित कण है, तो वो अपने चारों तरफ एक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार करता है, विद्युत क्षेत्र तैयार करता है, जिसके कारण वो किसी दूसरे वस्तु पर अपने बल का प्रभाव दिखाता है। या सिंपल शब्दों में विद्युत क्षेत्र को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां तक कोई कण अपना प्रभाव दिखलाता है, कोई आवेशित कण अपना प्रभाव दिखलाता है। तो अब आते हैं कूलाम के नियम पे। कूलाम ने कहा कि किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, जबकि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर से सुनिए, कूलाम ने कहा कि किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के बराबर के अनुक्रमानुपाती होता है, जबकि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जैसे मान लीजिए इन्होंने कहा कि एक बिंदु आवेश ये है जिसको इन्होंने कह दिया प्लस क्यू, एक बिंदु आवेश ये है इसको भी इन्होंने कह दिया, इसको मान लेते हैं Q1, इसको मान लेते हैं Q2। अब इनके बीच की दूरी अगर हम मान लें, इनके बीच की दूरी है R, तो कूलाम के नियम के अनुसार इनके बीच लगने वाला बल F, पहली चीज क्या, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। हम लिख सकते हैं F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2, F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2। दूसरा उन्होंने कहा कि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी F अनुक्रमानुपाती 1/r²। ठीक, अब आप जानते होंगे कि फिजिक्स में जब भी हम ये अनुक्रमानुपाती का साइन हटाते हैं तो कोई न कोई एक नियतांक लाते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन को मिला करके हम लिख सकते हैं F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r², Q1 Q2/r²। अब जब हम इस अनुक्रमानुपाती का साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट लाते हैं, तो यहाँ पर हम एक कांस्टेंट लाएंगे जिसको हम k का नाम देंगे और लिखेंगे k इंटू Q1 Q2/r²। जहाँ k क्या है, तो k है परावैद्युतांक, परावैद्युत नियतांक। k क्या है, तो k है परावैद्युत नियतांक। अब देखिए k का मान क्या होता है, तो k का मान होता है 1/4πε0। k का मान होता है 1/4πε0। अगर आप इसका मान निकालेंगे तो इसके पूरे का मान होता है 9 × 10⁹। देखिए इसका मान 1/, यहाँ का अगर हम इसकी वैल्यू रखें, देखिए f बराबर हो गया 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। यहाँ से अगर हम इसका मान निकालना चाहें तो 1/4πε0 बराबर हो जाएगा Q1 Q2/f इंटू r²। अगर हम इसका मात्रक निकालें, हमने आपको पहले ही बताया कि 1/4πε0 का मान होता है 10
9 इंटू 10 की पावर 9। लेकिन अगर हम इसका मात्रक निकालना चाहें तो मात्रक आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो ऊपर हो जाएगा कूलाम स्क्वायर बटा नीचे हो जाएगा बल का मात्रक न्यूटन, और r दूरी है जिसका मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 9 इंटू 10 की पावर 9 कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर हो गया 9 इंटू 10 की पावर 9 कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो हमने अगर क्या कहते हैं कूलाम का नियम देखिए, तो कूलाम का नियम हमने निकाला F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 इंटू अपॉन R स्क्वायर, या इसको शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे भी लिख सकते हैं F बराबर K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ K क्या है परावैद्युत, जहाँ K क्या है परावैद्युत नियतांक, जहाँ K क्या है परावैद्युत नियतांक। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर हमने लिखा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट, इसको हम बोलते हैं निर्वात या वायु की विद्युतशीलता, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। तो हमने बताया कूलाम का नियम क्या कहता है, कूलाम का नियम होता है F बराबर K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ K क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और एप्सिलॉन 0 क्या है, तो एप्सिलॉन 0 है निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। हम चाहें तो यहाँ से एप्सिलॉन 0 का भी मान निकाल सकते हैं, तो देखिए कैसे। हमने आपको बताया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9। अगर हम यहाँ से एप्सिलॉन 0 का मान निकालें तो एप्सिलॉन 0 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई का मान 3.14 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9। अब अगर हम इसको हल करें तो ये आएगा 8.85 इंटू 10 की पावर -12, 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अब अगर हम चाहें तो इसका मात्रक क्या होगा, तो मात्रक देखिए एप्सिलॉन 0 का मात्रक हमने कहा 1/, ये चीज नीचे आ गई 9 इंटू 10 की पावर 9 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। यहाँ पर ये चीज नीचे आ गई तो ये हो जाएगा 1/, कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो याद रखिएगा एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 इंटू 10 की पावर -9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, जबकि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 इंटू 10 की पावर 9। हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सीधा हमें इसकी वैल्यू रखनी होगी, तो हम रखेंगे 9 इंटू 10 की पावर 9। अगर सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी तो हम क्या रखेंगे 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ये एप्सिलॉन क्या है, तो ये एप्सिलॉन है निर्वात या वायु में विद्युतशीलता। अब बात आती है कि विद्युतशीलता क्या होती है, तो विद्युतशीलता किन्हीं भी दो आवेशों के बिंदु आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है।
इन्हीं भी दो आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए एक आवेश है ये और एक आवेश है ये हो गया Q1, ये हो गया Q2। अभी ये वायु में है, अभी ये वायु में है, तो इन दोनों, तब हमने कहा कि एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻⁹ सॉरी। अगर सपोज कीजिए कि इसके बीच में हम पानी डाल दें, यानी इन दोनों आवेशों को पानी के बीच में ले जाएं, तो क्या इन दोनों के बल पर कुछ फर्क पड़ेगा? इन दोनों के बीच लगने वाले बल पर कोई फर्क पड़ेगा? जी हाँ, बिल्कुल पड़ेगा। अगर हम इन दोनों के बीच में कोई कांच ले आकर के रख दे, तब क्या इनके बल पर फर्क पड़ेगा? जी बिल्कुल फर्क पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि एप्सिलॉन 0 यानी एप्सिलॉन नॉट यानी विद्युतशीलता माध्यम के ऊपर निर्भर करता है कि एक ऐसा माध्यम जो कि आवेशों के द्वारा लगने वाले बल के प्रभाव को कम कर दे, बल के प्रभाव को कम कर दे, वो क्या कहलाता है? विद्युतशीलता कहलाता है। विद्युतशीलता, देखिए नाम से भी आपको पता चलना चाहिए, विद्युतशीलता यानी विद्युत के द्वारा, विद्युत के कारण जो लगने वाला बल है उसको शीलता, उसको कम करना, उसको कितने गुना ये कम कर दे रहा है। सपोज कीजिए कि हवा में इन दोनों के बीच 2 न्यूटन का बल लग रहा है, हवा में इन दोनों के बीच 2 न्यूटन का बल लग रहा है। अगर हम इनको दोनों को पानी के बीच में ले आ दें और ये हो जाए 0.5 न्यूटन, 0.5 न्यूटन इन दोनों के बीच लगने वाला बल, तो हम कह देंगे कि इसकी विद्युत इस कितने गुना कम हो गया? 4 गुना कम हो गया। तो 4 गुना कम हो गया तो हम कह देंगे कि इन दोनों की इसकी विद्युतशीलता कितनी है? 4 है। अगर ये 1 हो जाता, 1 न्यूटन हो जाता तो आधा कम हो गया, तो हम क्या कह देंगे? इसकी विद्युतशीलता कितनी है? 2 है। तो अब आप समझ गए होंगे कि विद्युतशीलता क्या होती है। तो विद्युतशीलता माध्यम का वह गुण होता है जिसके कारण किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल पर प्रभाव पड़ता है, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले बल पर प्रभाव पड़ता है, तो वो क्या कहलाता है? विद्युतशीलता। तो ये तो था कूलाम का नियम। अगर यहीं पर एक छोटी सी हम बात करें कि कूलाम के नियम की न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से तुलना करें, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से तुलना करें, तो आपको पता होगा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम कहता था कि F बराबर G m1 m2 अपॉन r², जबकि यहाँ पर आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होता है? तो वो होता है K Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक, तो यहां हमें तुलना करनी है G की। G क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक। G क्या है? एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, यानी पृथ्वी जब किसी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है, तो कोई भी वस्तु अपनी तरफ आकर्षित कब करती है? पदार्थ क्यों करती है? सॉरी, कोई भी वस्तु अपनी तरफ आकर्षित, अगर पृथ्वी हमको अपनी तरफ खींच के रखती है तो किस कारण से वो अपनी तरफ हमें खींच कर रखती है? तो ये साइंस ने हमें बहुत पहले ही बता दिया था कि अगर कोई पदार्थ है, अगर कोई मैटर है, तो सिंपल सी बात है कि अगर उसका इस दुनिया में अस्तित्व है, उसका एग्जिस्टेंस है, तो सिंपल सी बात है कि उसके पास द्रव्यमान होगा। और जब भी किसी वस्तु के पास द्रव्यमान होता है तो उसके अंदर बल लगाने की ताकत आ जाती है। और वो बल कैसा होता है? वो बल आकर्षित करने का होता है, अपनी तरफ खींचने का होता है। तो हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान के कारण भी जो बल लगता है वो आकर्षण बल होता है। और चूंकि पृथ्वी का आकार और पृथ्वी का द्रव्यमान हम लोगों की तुलना में लाखों गुना अधिक है, इसी कारण वो हमारे जैसे वस्तुओं को या हम लोगों को अपनी तरफ खींच करके रखती है। तो हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान के कारण जो लगने वाला बल होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक बल होता है, और वो होता है आकर्षण करने का, अपनी तरफ खींचने का। जबकि आवेश के द्वारा जो बल लगता है वो आकर्षित करने का भी होता है और प्रतिकर्षित करने का भी होता है। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी चीज, आवेश
जैसे आपने द्रव्यमान संरक्षण का नियम सुना था, वैसे ही आवेश संरक्षण का भी नियम होता है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। हम ना तो अपनी तरफ से इसे बना सकते हैं और न ही हम अपनी तरफ से इसे नष्ट कर सकते हैं। तो ये भी है एक आवेश संरक्षण का नियम। तो उम्मीद है कि आपको कूलाम का नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते चलते हम एक बार फिर से आपको कूलाम का नियम बोल दे रहे हैं कि कूलाम साहब ने कहा था कि किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, जबकि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। यही कूलाम साहब ने हमें बताया था। अब इसके आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। एक छोटी सी चीज हम मिस कर गए, वो हम आपको बता रहे हैं कि आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण, तो आवेशों का क्वांटीकरण ये होता है कि आवेश हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में होते हैं। आवेश हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में होते हैं। देखिए आवेश को हम लिखते हैं ई से, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो कहने का मतलब ये जो है या तो 1e होगा, या तो 2e होगा, या तो 3e होगा, या तो 4e होगा, या यहाँ पर इसे देखिए या तो ये 3.2 इंटू 10⁻⁻19 होगा, या 4.8 इंटू 10⁻⁻19 होगा, या 6.4 इंटू 10⁻⁻19 होगा। ये कभी नहीं हो सकता ये 2.5e हो जाए, या 3.2e हो जाए, या 4.6e हो जाए। ये कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि आवेश हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में ही लिए और दिए जा सकते हैं, या इन शॉर्टकट में कह दीजिए कि आवेशों को हम कभी भी असामान्य रूप से विभाजित नहीं कर सकते हैं। आवेशों को हम कभी भी असामान्य रूप में विभाजित नहीं कर सकते हैं। यही नियम कहलाता है कि आवेशों का क्वांटीकरण। धन्यवाद।